आंसर राइटिंग सेशन है ओशनोग्राफी के ऊपर। सबसे पहला 3 मार्कर है कैराजिस। कैराजिस इज फेमस फॉर, किसने किया? आयरन ओर। हाँ, आयरन ओर, ठीक है। कैराजिस इज फेमस फॉर आयरन ओर। लोकेशन ब्राज़ील। कैराजिस लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइन मानी जाती है आयरन की, ठीक है। इट ऑल्सो हैव कंटेंट्स ऑफ या डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, है ना। 2-3 चीज़ें हमको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो क्या है, कहाँ लोकेटेड है और किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। फेमस एज गोल्ड सिटी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। गोल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान आनी चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन कोस्ट। ग्रीन कोस्ट, ये ग्रैंड के पास में ही है क्या? ग्रीन कोस्ट इज नियर गल्फ ऑफ ग्यूनिया, ठीक है। वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ ग्यूनिया, ऑल्सो नोन एज पेपर कोस्ट। पेपर कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड द नेम वॉज गिवन बाय यूरोपियंस। पेपर, मिर्ची। आइवरी कोस्ट भी है, स्लेव कोस्ट भी है, सब उसी के आसपास हैं तीनों, है ना। लिबरिया वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज ग्रीन कोस्ट, ठीक है। इसके एक साइड पर आइवरी कोस्ट है, एक साइड पर स्लेव कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट नीचे है। गोल्ड कोस्ट तो अफ्रीका में ही है। साउथ अफ्रीका नहीं है, ऊपर है घाना के साइड पर। घाना में गोल्ड मिलता है ज़्यादा, वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है जो कि वेस्टर्न अमेरिका की साइड पर बहता है, ठीक है, पेरू वाले रीजन के पास में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेरू करंट, ठीक है। इट सपोर्ट्स फिशिंग एक्टिविटीज़ इन पेरू। पेरू में जो फाइटोप्लैंक्टन्स बनते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड करंट, और ऊपर से एक जो फॉर्म करंट आ रहा है, दोनों का मिलने की वजह से बनते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी डाल सकते हैं। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो नालिनो इफेक्ट्स, ठीक है, बिल्कुल डाल सकते हैं। कोल्ड करंट है, फॉर्मेशन ऑफ एटाकामा डेजर्ट भी इसी की वजह से होता है। सही पॉइंट्स हैं, ठीक है। हम्बोल्ट करके एक जोग्राफर थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर करंट को डिस्कवर किया था। पेरू करंट भी बोला जाता है और हम्बोल्ट के नाम पे हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव ग्योट। नेक्स्ट वी हैव ग्योट। ग्योट इज बेसिकली सी माउंटेन विथ फ्लैट टॉप, ठीक है। सी माउंटेन विथ फ्लैट टॉप, जनरली फॉर्म ड्यू टू आइसोलेटेड वॉल्केनिक ओरिजिन, ठीक है। जनरली फॉर्म ड्यू टू आइसोलेटेड वॉल्केनिक मतलब वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। एंड साइमल्टेनियस एक्टिविटीज ऑफ इरोजन ड्यू टू ओशनिक करंट्स, ठीक है। वॉल्केनिक ओरिजिन से फ्लैट टॉप नहीं बनेगा, लेकिन आइसोलेट होने की वजह से फ्लैट टॉप मतलब माउंटेन बनता है, और फिर ओशनिक करंट्स के कारण वो उसका तिकोना हिस्सा कटते जाता है और फ्लैट टेबल टॉप माउंटेन बन जाता है। दैट इज नोन एज सी माउंट। वॉल्केनिक इरप्शन एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इरोजन ड्यू टू ओशनिक करंट्स। टेबल माउंट भी बोला जाता है, अंडर वाटर टेबल माउंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 6 मार्कर्स, फैक्टर अफेक्टिंग ओशनिक सैलिनिटी। तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या है, ठीक है। फ्रेश वाटर एंट्री कितनी आ रही है, रिवर्स कितने इनफ्लो है। जैसे अगर ऐसा कोई ओशन हो, ऐसा कोई रीजन हो ओशन का जहाँ पर बहुत सारी गंगाएं बह रही हो, मतलब गंगा का डिस्चार्ज हो रहा हो, तो वो ओशन की सैलिनिटी कम होगी क्योंकि फ्रेश वाटर इनटेक ज़्यादा है। सेकेंड है ना, जैसा कि हमने बताया कि इवेपोरेशन रेट, जहाँ पर अगर इवेपोरेशन जैसे कि हम बात करते हैं आपके ट्रॉपिक्स वाले रीजन की, तो यहाँ पर इवेपोरेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से मतलब वाटर फ्रेश वाटर ऊपर जाता है, और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द ओशनिक रीजन इंक्रीजेस। जहाँ पर ज़्यादा इवेपोरेशन रेट वहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। इसके बाद प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा वहाँ पर भी है ना फ्रेश मतलब सैलिनिटी जो है कम रहेगी। जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर, क्योंकि ऊपर से जो पानी आ रहा है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो सॉल्टी वाटर नहीं है, वो फ्रेश वाटर है। जितना फ्रेश वाटर ऐड ऑन होगा उतना सैलिनिटी ओशन की कम होगी। आइस कैप्स के पास में भी सैलिनिटी क्या होती है, कम, ठीक है। मैक्सिमम सैलिनिटी आपको मिलेगी ट्रॉपिक्स के आसपास, लेकिन इक्वेटर रीजन छोड़ करके, इक्वेटर रीजन में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ करंट्स, जहाँ पर ज़्यादा करंट बह रहे हों, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इवनली
किसको? ओशनिक सैलिनिटी को। तो ओशनिक सैलिनिटी वहाँ पर कम हो जाएगी। अगर करंट नहीं है तो फ्रेश वाटर इनटेक्स नहीं आ रहे हैं, कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं करंट्स की, तो करंट्स का काम क्या है? पूरा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। एक सिग्निफिकेंस है उसका कि वर्ल्ड के सारे ओशंस के बीच में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, टेम्परेचर की भी, सैलिनिटी की भी, कंपोजिशन की भी, बायोडाइवर्सिटी की भी, हर चीज़ की। ठीक है, अगर कहीं पर ओशनिक करंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब कि वो आइसोलेटेड रीजन है, और आइसोलेटेड रीजन में अगर इवेपोरेशंस होंगे तो फिर वो क्या बनाएगा? सैलाइन लेक्स या सैलाइन रीजन्स। क्लियर है? डेड सी वगैरह में यही चीज़ें होती है। ठीक है, पर वो एक तरीके से बोल सकते हैं वो मतलब ओशन का हिस्सा नहीं है, वो अंदर दब गया है, ख़त्म हो चुका है, लैंडलॉक्ड हो चुका है धीरे धीरे इस वजह से। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशनिक करंट्स। ठीक है, तो ओशनिक करंट्स के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। एक तो मैंने अभी बताया, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म सैलिनिटी, इन चीज़ों के लिए। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को, नेविगेटर्स को आसानी से नेविगेशन करने में प्रदान कर सकता है। तीसरा, क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है, जैसे कि इंडिया में मानसून, जहाँ पर वार्म करंट बहेगा वहाँ पर रेनफॉल अच्छी होगी, जहाँ पर कोल्ड करंट बहेगा वहाँ पर ड्राउट जैसी सिचुएशन मेंटेन होगी। सिंपल सा फंडा है। वार्म करंट मतलब कि टेम्परेचर वार्म, टेम्परेचर वार्म, प्रेशर लो, लो प्रेशर, हवाएं खींचेगा सिस्टम, हवाएं खींचेगा तो रेनफॉल करवाएगा। क्लियर सा सिस्टम है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फिनोमिनन्स को भी के लिए भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो फिशरीज़ के लिए, फिशरीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी एक सिग्निफिकेंट रोल जो है ये पर्टिकुलर चीज़ प्ले करता है। ठीक है, कि फिशरीज़ कहाँ डेवलप होगी? जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट का कॉन्फ्लुएंस जोन होगा वहाँ पर फिशरीज़ मेंटेन मतलब ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस है ओशनिक करंट्स के। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि नीचे की साइड से ऊपर तक या हम करंट का फ्लो देखते हैं, जैसे वेस्टर्न ड्रिफ्ट चलती है नीचे, ऊपर नॉर्दर्न ड्रिफ्ट चलती है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट का क्या काम होता है? ये ड्रिफ्ट एक और काम करती है कि ये जुवेनाइल्स को, इकोलॉजिकल जुवेनाइल्स मतलब कि जो आपकी फिश होती हैं, फिश के अंडे होते हैं, इनको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग। जैसे आप अपने यहाँ आते हैं ना वो टर्टल्स, ऑलिव ट्रिडले टर्टल्स, ओशनिक करंट्स लेकर के आते हैं, इन उसके नेविगेशन को भी सहायता करते हैं। तो ये जो फिशेस हैं, छोटी छोटी फिशेस हैं, इनके नेविगेशन में भी सहायता प्रदान करते हैं ये करंट्स। ठीक है, जगह के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम ओशनिक करंट्स करते हैं। जहाँ पर कोल्ड करंट रहेंगे वहाँ पर जगह का टेम्परेचर कोल्ड होगा, जहाँ पर वार्म करंट्स होंगे वहाँ पर जगह का टेम्परेचर वार्म होगा। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो ब्रिटिश आइल्स के आसपास देखो तो एक वार्म करंट बहता है नीचे से ऊपर की तरफ। कौन सा करंट है? ऐसा नीचे आता है, पहले तो ग्रीनलैंड से करंट बहता हुआ आता है, नीचे आता है, फिर वो वापस से ऊपर जाता है करंट। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जाती है वापस घूम करके, नीचे जब आती है तो वापस गर्म होकर ऊपर जाती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है अगर वो ऊपर की तरफ जाती है जब ब्रिटिश आइल्स के पास में, तो वहाँ उसका एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। वो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ये है कि पोर्ट्स 12 ही महीने ओपन रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया इतना सिग्निफिकेंस। तो ये सिग्निफिकेंस हमको पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस। बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, फिशरीज के लिए इंपॉर्टेंट है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलते हैं, मरीन लाइफ को सपोर्ट करेगा, मिनरल्स मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, टूरिज्म, प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं, मोती मिलते हैं बहुत सारे, राइट, पर्ल्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ओशंस के लिए आपको मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए आवश्यक है। वर्ल्ड का अब इसमें फैक्चुअल अपन ये तो सब डालेंगे, अपन ने लिखा मतलब ये सब डालेंगे, अपना आंसर अलग कैसे बनाएं। अपने को आंसर में डालने डेटा कि वर्ल्ड का इतना % पेट्रोलियम कॉन्टिनेंटल जोन से नहीं ओशनिक जोन से मिलता है, वर्ल्ड का इतना % ट्रेड, 90% वर्ल्ड का ट्रेड, 90% वर्ल्ड का ट्रेड जो है ओशनिक पार्ट से होता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये लिख लोगे अब सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब थोड़ा सा अपने को इसमें सोचना पड़ेगा। फिशरीज भी है ना, फिशरीज फ्रेश वाटर फिशरीज से नहीं चलती, फिशरीज का जो धंधा है वो ओशन के फिशरीज से चलता है। फ्रेश वाटर फिशेज इज नथिंग, है ना, इट इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, जो फिशरीज का धंधा चलता है ना वो चलता पूरा ओशनिक फिश से है। ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रेड एंड कॉमर्स भी उसी से होता है ना, 90% बताया तो सही।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी चीज़ों से होती है, ये सब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकली भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रिवर्स मतलब ओशंस थे, इसीलिए तो कॉलोनियलिज्म जैसी अवधारणाएं भी आ पाई, इंपीरियलिज्म आ पाए, इसीलिए तो कैपिटलिज्म जैसी अवधारणाएं वेस्टर्न कंट्रीज थी ईस्टर्न कंट्रीज तक आ पाई। इसी की वजह से ही आप देखो कि इंटरनेशनल ट्रेड फ्लरिश हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता था, ठीक है। इसके बाद हमारे जैसे लोग गुलाम भी इसी के कारण हो पाए, नहीं तो नहीं होते, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं, ठीक है, डाल सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं डाल सकते। एंशिएंट इंडिया में कोई शिप लेकर के गया नहीं तो मैं डाल देता। नहीं तो उन्हें भी ट्रेड तो था लेकिन शिप के थ्रू बहुत कम ट्रेड था, ओशनिक ट्रेड कम था उस समय पर ट्रेड इसलिए संभव नहीं हो पाता था कि शिप्स नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी कि अपन जा पाएँ, ठीक है। बहुत कम मतलब लोग आ पाते थे इधर से इधर, इसलिए लैंड पार्ट से इन्वेजन हुए जितने भी हुए, बाद में हुए ओशनिक पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15 मार्कर, ठीक है। ओशनिक रिलीफ फीचर्स बताने हैं विथ डायग्राम और साथ में उनके सिग्निफिकेंस बताने हैं, ठीक है। एक दो डिस्कस कर रहा हूँ, उसके हिसाब से सारे लिखना है। पहले तो एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। डायग्राम में आपको बताना है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन, ट्रेंच, ठीक है। ट्रेंच के बाद में माउंट, फिर सी माउंट, ठीक है। उसके बाद में गुयॉट, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको उसके अंदर बनाना है, ठीक है, बिल्कुल जितने अपन बना सकें मैक्सिमम। फिर हेडिंग डालते जाएंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कितना प्रतिशत हिस्सा ओशन का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वर्ल्ड के मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहीं से पाए जाते हैं, ठीक है। फिशरीज़ के लिए भी यही पर्टिकुलर रीजन है। वर्ल्ड की फेमस बीचेस भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से ही है, नहीं तो बीचेस नहीं होती। टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उधर ओशन के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में टूरिज्म डालना, बीचेस डालना, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को यहाँ पर लिखनी है ना। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला रीजन, तो कितने प्रतिशत एरिया जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप का है, इसका सिग्निफिकेंस बताओ भाई। कॉन्टिनेंटल स्लोप का क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जितना कम होगा, ठीक है, उतना मतलब स्लोप जितना कम होगा उतना अच्छा होगा कि वहाँ पर डीप सी पोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस है डीप सी पोर्ट्स। भैया शिप जितनी ऊपर दिखती है ना उससे कहीं ज़्यादा नीचे होती है, एंकर्स होते हैं नीचे। अगर वो एंकर नीचे समुद्र में टकरा जाएंगे तो उससे अंदर शिप नहीं आ पाती। इसलिए आप देखो कि हमारे यहाँ जो नेचुरल पोर्ट्स आपको दिखेंगे वो ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा दिखेंगे, वेस्टर्न साइड पे नहीं दिखेंगे। वेस्टर्न साइड पे इसलिए नहीं दिखेंगे, वेस्टर्न साइड का हमारा जो एरिया है उसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट ज़्यादा है। इसी वजह से आप वहाँ पे देखो तो वहाँ पर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर के पास में, सब जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रीजन है, ठीक है। जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप नहीं रहेगा वहाँ पर हम डीप सी पोर्ट जैसे पोर्ट्स बना सकते हैं। तो ये इनके सिग्निफिकेंस, ये क्या फिजियोग्राफी क्या है, जैसे कि अपन ने ग्यूआर्ट में डिस्कस किया, तो ऐसा फिजियोग्राफी का पूरा डेफिनेशन लिखेंगे कि ग्यूआर्ट का मतलब क्या है ना, कैसे बना, और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। कुछ कुछ चीज़ों की सिग्निफिकेंस है, कुछ कुछ चीज़ों की नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको बोलेंगे ट्रेंच का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, बताओ। ट्रेंच का सिग्निफिकेंस है कि अर्थ के डीप में क्या चल रहा है उसकी बारे में खोज करना, ठीक है, स्टडीज़ के लिए है, ठीक है। इसके बाद ये सी माउंट जो बनते हैं, रिजेस जो बनती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर नेविगेशन में काम आएंगे अगर रिजेस विजेस नेविगेशन में, रिजेस तो हिंडर होती है और नेविगेशन के रूप में। रिजेस जो है मिनरल्स को रिप्लेनिश करती है इसके नीचे वाली साइड पर, ओशन के तल पर, ठीक है। और इसी वजह से बाद में लेटर ऑन यहाँ से मिनरल एक्सकेवेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। कुछ कुछ चीज़ें किसी किसी चीज़ की हो सकता है कोई सिग्निफिकेंस ही ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी चीज़ की है, कुछ के लिखना है। क्लियर है? पर क्वेश्चन बनाया है, बने ना बने, लेकिन अपने ने कोशिश करी कि कुछ इस तरह का उठपटांग से पूछे तो अपन कुछ तो लिख पाएँ, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस रहेगी तो। इसके बाद में अपन ने उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन आना है वो तो यही है कि ओशनिक रिलीफ फीचर्स बता दो, 6 नंबर में आ जाएगा। 6 नंबर में अपने को 6 रिलीफ फीचर बता देने, 6 से 7 डायग्राम, और उसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन एक एक रिलीफ फीचर के बारे में, तो नॉर्मल है। अगर इस तरीके से अगर कुछ पूछा तो अपने को थोड़ा सा नॉलेज हो, क्योंकि इंडिविजुअल पूछ सकता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इंपॉर्टेंस बताइए, तो अपने को कुछ जिनके ज़्यादातर सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं उनके सिग्निफिकेंस हम कम से कम 15 मार्कर में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन।